नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की 4 अक्टूबर 2024 की एक जजमेंट आई है जिसमें सिविल अपील नंबर 6274 ऑफ 2013 है। ये अपीलेंट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 3 चेन्नई का ये जो कि रिस्पोंडेंट है इस केस में। तो इसमें इस जजमेंट में हम सेक्शन 254 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के और 139 सब पार्ट 5 इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको भी समझेंगे। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो अपीलेंट है उन्होंने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है उनके ऑर्डर को चैलेंज किया था। तो फैक्ट्स ये थे कि इन्होंने एक जो अपीलेंट ने एक रिटर्न भेजी थी, फाइल की थी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 139 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रिटर्न फाइल की थी। उसके बाद एक रिवाइज रिटर्न भी वो फाइल की थी सेक्शन 139 सब पार्ट 5 के अंदर। अब जो डिस्प्यूट ये हुआ था कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो ने ये कहा कि जो रिवाइज इनकम टैक्स एक्ट की जो रिवाइज इनकम जो रिटर्न फाइल की गई है वो टाइम बैरिड है। तो वो मींस इसलिए जो सेक्शन 139 सब पार्ट 5 के अंदर एक रिवाइज जो रिटर्न फाइल की गई है वो मेंटेनेबल नहीं है। उसको चैलेंज किया गया था अपीलेट कोर्ट में, मींस जो इनकम टैक्स अपीलेंट ट्राइब्यूनल है वहाँ पर चैलेंज किया गया था। और इनकम टैक्स अपीलेंट ट्राइब्यूनल ने मैटर को वापस रिमांड किया था कि जो मींस जो अपीलेंट है उनके क्लेम को असेस किया जाए और मींस उसके अकॉर्डिंगली जो है जो भी इनकम टैक्स रिवाइज रिटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो भी मींस जो क्लेम बन रहा है उसको डिसाइड किया जाए। तो मैटर को रिमांड किया गया था। इस ऑर्डर को जो है जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उन्होंने आगे चैलेंज किया था हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट ने कहा कि एक अपीलेट ट्राइब्यूनल जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है उनकी जो पावर नहीं है, जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो एक मैटर ऑलरेडी टाइम बैरिड हो चुकी है, रिटर्न जो फाइल करने की जो समय सीमा है वो ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है, कि अब उनको वापस भेजें और कहें कि डिसाइड करें फिर से उनके जो क्लेम को। तो हाई कोर्ट ने जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की जो याचिका थी वो एक्सेप्ट कर ली और इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर दिया। अब उससे एग्रीवेट होके जो अपीलेंट है उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा और अपील थी उसको खारिज कर दिया। तो हम इसके जो इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं पहले हम उसको समझ लेते हैं क्या है ये प्रोविजंस। ये देखिए सेक्शन 139 क्या कहता है, पहले उसको देखते हैं। सेक्शन 139 जो है वो बताता है रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड है ये सेक्शन। और इसमें जो सेक्शन 139 है और इसके कई पार्ट्स हैं और जो पार्ट 5 है वो जो रिवाइज रिटर्न से रिलेटेड है। और अब यहाँ देखिए ये चैप्टर 14 है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट और रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो सेक्शन 139 के अंदर बताया गया है। और अगर हम इसके जो सेक्शन है 139 सब पार्ट 5 को देखेंगे तो वो बताएगा वो क्या प्रोविजन बताता है, हम उसको देखते हैं पहले। देखिए ये यहाँ सेक्शन 139 सब पार्ट 5 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी रिटर्न फाइल की है अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 4 के अंदर, अगर वो डिस्कवर करता है कि कुछ ओमिशन हो गया या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट है वो फाइल कर दिया, तो ही मे फर्निश रिवाइज रिटर्न। तो मतलब वो व्यक्ति चाहे तो वो अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है एट एनी टाइम। लेकिन एट एनी टाइम का मतलब नहीं कभी भी फाइल कर सकता। आगे भी देखिए पूरे एक्ट में क्या लिखा है, बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मींस जो असेसमेंट ईयर का जो समाप्ति से पहले जो है वो उनको फाइल करनी होगी। और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, जब असेसमेंट का मींस असेसमेंट की कंप्लीशन से पहले फाइल करनी होगी या फिर एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर होगी विच एवर इज अर्लियर। तो ये टाइम समय सीमा है वो सेक्शन 139(5) के अंदर बताई है। और जो सेक्शन 254 है वो कहता है जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है उनकी क्या पावर है, उसके संबंध में ये जो सेक्शन है वो बनाया गया है।
जो बताया कि ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, तो ये क्या है कि अपीलेट जो ट्राइब्यूनल है दोनों पार्टीज की को अपॉर्चुनिटी देने के बाद ऑर्डर जो है वो पास करती है, और अपीलेट जो है अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में बताया कि कितना समय सीमा के अंदर डिस्पोज करती है, और जो भी समय सीमा जो है ये भी बताया कि अपील जो है वो 4 साल के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लेके, और जब अपील फाइल किए तो उस समय सीमा के अंदर ये डिस्पोज करनी होती है। तो ये सेक्शन जो है ये मीन्स 254 का जो सेक्शन है वो बता रखा है कि जो कॉस्ट ऑफ अपील है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्राइब्यूनल पे होगी। अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वो ऑर्डर देंगे एसएससी को और प्रिंसिपल कमिश्नर को। तो ये सेक्शन 254 है वो जो पावर मीन्स जो अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर जो अपील से रिलेटेड है वो जुरिसडिक्शन बताई है, और 255 है प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है अपीलेट ट्राइब्यूनल का। तो आइए हम इसके जजमेंट के कंटेंट्स को देखते हैं। और जजमेंट में क्या बताया गया था, देखिए अपीलेट असेसमेंट ने एक रिटर्न थी वो फाइल की थी, 19 नवंबर 1989 के अंदर। असेसमेंट ईयर था 1990 का। 31 अक्टूबर 1990 को मीन्स 31 अक्टूबर 1990 को अपीलेट ने एक रिवाइज रिटर्न थी वो फाइल की, और इंटीमेशन इशू हुआ सेक्शन 143 सब पार्ट 1A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, और अपीलेट ने नेसेसरी टैक्स अमाउंट था वो पे किया और 27 अगस्त 1991 को, और 29 अक्टूबर 1999 को अपीलेट ने एक और रिवाइज रिटर्न फाइल की। अब यहाँ पर जो रिवाइज रिटर्न जो फाइल की थी, असेसिंग ऑफिसर ने कॉजनेस नहीं लिया इस रिवाइज रिटर्न का, और अब यहाँ पर चूंकि कोई कॉजनेस नहीं लिया अपीलेट ने, अपील थी वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में के समक्ष फाइल की, और 21 जून 1993 को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील ने अपील थी वो डिसमिस कर दी इस ग्राउंड में कि जो सेक्शन 139 सब पार्ट 5 इनकम टैक्स एक्ट क्या है, और रिवाइज रिटर्न जो है फाइल की गई थी जो 29 अक्टूबर 1991 को, वो वैलिड है, बार्ड है बाय द लिमिटेशन, इस समय सीमा के अंदर नहीं फाइल की गई, इसलिए वो लिमिटेशंस के दायरे में मीन्स लिमिटेशन के ग्राउंड्स पे उसको अपील को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। उससे एग्रीवेट होकर अपीलेट एसएससी ने अपील फाइल की इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में, और ट्राइब्यूनल ने पार्शली अलाउ कर दी थी अपील को, और मैटर को रिमांड करके भेज दिया वापस असेसिंग ऑफिसर को कि और डायरेक्शन ये दी कि एसएससीज की जो क्लेम है कि जो डिडक्शन हुई थी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, उसको कंसीडर करें। और रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट ने अपील फाइल की हाई कोर्ट में, जुडिकेशन मद्रास में। इम्प्यून जजमेंट में हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर था ट्राइब्यूनल का सेटिस्फाइड कर दिया इस ग्राउंड में कि जो रिवाइज रिटर्न थी वो बार्ड बाय द लिमिटेशन है, बार्ड बाय द टाइम है, तो कोई प्रोविजन नहीं बनता है कि कंसीडर किया जाए जो क्लेम जो रेज कर रहे हैं अपीलेंट। और यहाँ पर सबमिशंस थी वो दिए, काउंसिल जो हुए थे अपीलेंट के, उन्होंने कहा कि ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट के दोनों ऑर्डर्स को दिखाया और कहा कि जो डिसीजन इस माननीय सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है विप्रो फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और उसमें ये बताया कि ट्राइब्यूनल ने कंसिडर इसमें काउंसिल ने पॉइंट आउट किया कि ट्राइब्यूनल ने रिवाइज रिटर्न को कंसिडर नहीं किया, लेकिन जो ट्राइब्यूनल जो था वो राइट था इस व्यू में कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो क्लेम जो अपीलेट का है उससे कंसिडर कर सकते हैं, और जो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, जो है वो अपना ऑर्डर दे सकते हैं, मीन्स प्रोसीड कर सकते हैं। और अपीलेंट जो है वो इंटाइटल्ड है कि वो क्लेम ले सकते हैं जब भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स होगी जो कि उनसे ओमिट हो गई थी, जो कि स्पेसिफाइड क्लेम किया गया था इन रिटर्न में। और इसके ऊपर जो एएसजी हैं उन्होंने अपोज किया, उन्होंने अपनी जजमेंट्स बताई कि कोई जब रिवाइज रिटर्न बार्ड होता है लिमिटेशन से, तो कोई भी क्वेश्चन जो कि क्लेम जो किया जा रहा है डिटेक्शन जो अपीलेंट का रिवाइज रिटर्न में, ऐसा क्लेम बनता ही नहीं है। तो हाई कोर्ट जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट था, और उन्होंने अपना कंक्लूजन पे आई कि जो रिवाइज रिटर्न जो है वो बार्ड बाय द लिमिटेशन है, असेसिंग ऑफिसर का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है कि अपीलेंट के केस को कंसिडर करें। तो यहाँ पर अपोज किया। अब सबमिशंस दोनों की सुनी और कोर्ट ने कहा कि हमने जजमेंट जो विप्रो फाइनेंस लिमिटेड किया उस जजमेंट को भी परस्यू किया, और इशू यहाँ पर आया कि जो कोर्ट का ये था कि नॉट रिगार्डिंग द पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर टू कंसिडर द क्लेम, और जब रिवाइज रिटर्न जो है वो बार्ड बाय द लिमिटेड टाइम है, तो इसमें कहा कि जो पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर की क्या पावर है कि वो क्लेम को कंसिडर करे, जबकि जो रिवाइज रिटर्न ही वो समय सीमा के बाद फाइल की गई है। अब कोर्ट ने अपीलेट पावर
थी अपीलेट ट्राइब्यूनल की सेक्शन 254 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत, तो उसको कंसिडर किया और जो विप्रो फाइनेंस लिमिटेड की जो जजमेंट थी 1011 का पैराग्राफ से उसको कंसिडर किया और इस जजमेंट में बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट ट्राइब्यूनल जो है वो उसका क्लेम परमिसिबल है, लेकिन जो क्लेम जो था ITIT में फर्स्ट टाइम जो है वो फाइल किया गया था अपील अंडर सेक्शन 254 एक्ट में, और जो एक जजमेंट आई थी नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड की, उस जजमेंट की डिक्टम पर रिलाई किया और ITAT ने भी अपना जो रीजंस थे वो रिकॉर्ड किए, मींस रिकॉर्डेड रीजंस थे वो लाए और कहा कि नो ऑब्जेक्शन जो है वो दिया गया था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिपार्टमेंट, और जिसकी वजह से अपीलेंट जो है वो अपना फ्रेश क्लेम जो कि अमाउंट डिडक्ट किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे इन रिटर्न ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इसमें ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन जो है वो जो लिए डिपार्टमेंट ने लिया था वो कहा कि उसे कैनॉट बी काउंटेनेंस, उसको अपोज नहीं किया गया इसमें। और अब यहाँ पर बताया कि जो प्लीनरी पावर था ITAT की, जो कि उनके ऊपर पावर दी गई है 254 एक्ट के तहत, और कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया था कि असेसिंग ऑफिसर को भेजा जाए कि कहा जाए कि वो कंसीडर करें जो क्लेम जो है रिवाइज्ड रिटर्न का वो की बार्ड है बाय द लिमिटेशन। तो कोर्ट ने कंसीडर किया अपीलेट पावर की जो ट्राइब्यूनल है सेक्शन 254 ऑफ IT एक्ट, और कोर्ट ने कहा कि जो केस है डिपार्टमेंट का उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनती कि जो असेसी है वो उनको इनेबल किया जाए और वो फ्रेश क्लेम जो है वो फाइल करें, तो इस मींस फ्रेश क्लेम जो है वो सेटअप करें। और दूसरी जजमेंट्स भी पर रिलाई किया। अब सेक्शन 139(5) जो एक्ट का क्या कहता है वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रिवाइज रिटर्न जो है वो एक्सपायरी पीरियड से पहले 1 डे ऑफ जो 1 ईयर जो है एक्सपायरी का उससे पहले जो डालनी है, और एट फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट डेट, या फिर असेसमेंट डेट खत्म हो रहा हो और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट डेट। तो मींस रिटर्न जो है वो 1 साल के अंदर फाइल करनी है जो रेलिवेंट असेसमेंट डेट की, या फिर असेसमेंट कंप्लीट हो गई हो विच एवर रिजल्ट लिया। तो ये सेक्शन 139(5) था। तो विप्रो लिमिटेड का जजमेंट थी उस पर भी रिलाई किया और फाइनली इस नतीजे पर पहुंची कि हमने पाया है कि जो ट्राइब्यूनल ने जो अपनी पावर है वो एक्सरसाइज नहीं की है सेक्शन 254 ऑफ IT एक्ट के तहत कि उस जो क्लेम को कंसिडर करने के लिए, और अपीलेंट ने मींस जो ट्राइब्यूनल ने डायरेक्शन दी थी अपीलेट ऑफिसर्स मींस असेसिंग ऑफिसर को कि वो अपीलेंट के क्लेम को कंसिडर करें, और असेसिंग ऑफिसर की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो कंसिडर करें क्लेम जो असेसी का है रिवाइज्ड रिटर्न में जो फाइल की गई थी, जो एक टाइम समय सीमा बताई गई थी सेक्शन 139(5) के अंदर फॉर फाइलिंग द रिवाइज्ड रिटर्न। तो इसलिए वो जो टाइम जो था वो मींस वो समय जो है वो पहले से ही खत्म हो चुका है, हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। तो कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई रीजन नहीं बनता कि हम इंटरफेयर करें, जो हाई कोर्ट ने बेंच जजमेंट दी है उसमें कोई इंटरफेयर करने का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, और अपील जो है उसको अकॉर्डिंगली खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो ये जजमेंट आई थी 4 अक्टूबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।